Jeffrey Dahmer wasn't what he seemed to be. I knew I was sick or evil or both. Master manipulator. Con man. Monster. The rest of us had no clue. Descended into another world. No emotion left. No empathy. Sick fantasies. To completely dominate. He told me he was gonna eat my heart. You really can't write this stuff. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो शायद तारीख का सबसे खौफनाक कातिल था। ये कहानी है जेफरी डामर की, जिसे मिल्वाकी कैनिबल भी कहा जाता है। आज हम जानेंगे उसकी जिंदगी के वो राज जो शायद आपको पहले कभी पता न चले। तो दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की ये एपिसोड। In his mind, he was trying to create a kind of a zombie, someone in a zombie state. He wanted these people to stay with him. He didn't want them to leave, and he didn't really want them to die. I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you, mother. I hate you. This is out of control. Don't Jeffrey, I kill you. जेफरी लोनियल डामर की पैदाइश 21 मई 1960 को मिल्वाकी विस्कॉन्सिन में हुई। उसका बचपन थोड़ा अजीब था। जेफरी के पेरेंट्स लोनियल और जूइस अक्सर लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से घर का माहौल हमेशा टेंशन से भरा रहता था। जेफरी को बचपन से ही जानवरों में ज्यादा दिलचस्पी थी, लेकिन ये दिलचस्पी थोड़ी डार्क थी। वो अक्सर मुर्दों के बोन्स कलेक्ट करता था। उसकी मदर जूइस को मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, जिसकी वजह से वो अक्सर मेडिसिन लेती रहती थी और घर में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती थी। जेफरी के फादर लोनियल एक केमिस्ट थे और उनका ज्यादा टाइम लेबोरेटरी में गुजरता था। ये सब देखते हुए भी उसके पेरेंट्स ने कभी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब जेफरी 18 साल का हुआ, उसके पेरेंट्स की तलाक हो गई। ये वक्त उसके लिए और ज्यादा मुश्किल था। ये सब चीजें उसकी शख्सियत पर गहरा असर डाल रही थी। जेफरी को स्कूल में भी ज्यादा फ्रेंड्स नहीं मिले। उसके क्लासमेट्स कहते थे वो अक्सर अकेला रहता था और अपनी दुनिया में खोया रहता था। जेफरी का इंटरेस्ट जानवरों के डिसेक्शन में था, जो स्कूल में साइंस लैब में करते थे। ये शायद उसकी अनयूजुअल हॉबीज का पहला असर था। I always knew that it was wrong, but after the first killing was not planned. I was coming back from the shopping mall back in '78. I had fantasies about picking up a hitchhiker and taking him back to the house and having complete control and dominance over him. 1978 में जेफरी ने अपना पहला कत्ल किया। इस वक्त उसकी एज सिर्फ 18 साल थी। उसका पहला विक्टिम था स्टीवन हिक्स, जो जेफरी का दोस्त था। डैमर ने स्टीवन को अपने घर बुलाया और फिर उसे बियर पिलाने के बाद उसका गला घोंट दिया। इसके बाद उसने स्टीवन के डेड बॉडी को डिसमेंबर किया और अलग अलग पीस में डिवाइड कर दिया। जेफरी ने इन पीसेस को अपने घर के पिछले हिस्से में दफना दिया। ये जेफरी का पहला कत्ल था, लेकिन इसके बाद इसका ये सिलसिला कभी न रुका। इस कत्ल के बाद उसने कहा कि उसे अपने एक्शन पर बहुत रिग्रेट था, लेकिन फिर भी वो अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर सका। ये वो वक्त था जब जेफरी का डार्क साइड सामने आना शुरू हुआ। दोस्तों, पहले कत्ल के बाद जेफरी ने अपनी जिंदगी को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। 1978 में उसने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन वहां ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। कॉलेज में उसका फोकस बिल्कुल नहीं था। वो अक्सर क्लासेस मिस करता था। कॉलेज के कुछ ही महीने बाद उसने कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज छोड़ने के बाद जेफरी के फादर ने उसे आर्मी ज्वाइन करने का मशवरा दिया। 1979 में जेफरी ने आर्मी ज्वाइन की
और उसका स्टेशन जर्मनी में था, लेकिन वहां भी उसका बिहेवियर अनयूजुअल था। उसके फेलो सोल्जर्स ने बताया कि जेफरी अक्सर अल्कोहल में डूबा रहता था और उसके एक्शंस बहुत डिस्टर्बिंग थे। 1981 में जेफरी को आर्मी से डिस्चार्ज कर दिया गया। आर्मी से डिस्चार्ज होने के बाद जेफरी ने कुछ वक्त अपने ग्रैंडमदर के साथ गुजारा। इस दौरान उसने कुछ वक्त के लिए एक जॉब भी की, लेकिन उसके डार्क अर्ज वापस उठने लगे थे। इस वक्त उसने फिर से अपने कत्लों का सिलसिला शुरू किया। I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you, mother. I hate you. This is out of control. Don't me, Jeffrey. I kill you. Look at me, mother. In his mind, he was trying to create a kind of a zombie, someone in a zombie state. He wanted these people to stay with him. He didn't want them to leave, and he didn't really want them to die. दोस्तों, 1987 से 1991 तक का वक्त जेफरी के लिए डार्क और ऑरिफाइंग था। इस दौरान उसने 17 लोगों का कत्ल किया। ये सारे कत्ल एक पैटर्न फॉलो करते थे। जेफरी अपने विक्टिम्स को क्लब या बार से पिक करता था, उन्हें अपने अपार्टमेंट ले जाता और फिर उन्हें ड्रग्स देकर बेहोश कर देता। जब वो बेहोश हो जाते थे तो जेफरी उन्हें मारकर उनके बॉडी पार्ट्स अलग अलग कर देता। ये सब करने के बाद वो उनके बॉडी पार्ट्स को अपने अपार्टमेंट में स्टोर करता। 1987 में जेफरी ने स्टीवन टोमी का कत्ल किया। ये उसका पहला कत्ल था जो उसने 1978 के बाद किया। स्टीवन के बाद जेफरी का एपिटाइट और बढ़ गया। उसने रिचर्ड गुरीरो, एंथनी सीरस, रायमंड स्मिथ और कई लोगों का कत्ल किया। जेफरी अपने विक्टिम्स की बॉडी पार्ट्स को फ्रिज में स्टोर करता था और कुछ पार्ट्स को कुक करके खा भी लेता था। ये सब इसलिए क्योंकि जेफरी को अपने विक्टिम्स के साथ साइकोलॉजिकल और फिजिकल कनेक्शन चाहिए था। दोस्तों, जेफरी का मोडस ऑपरेंडी बहुत स्पेसिफिक था। वो अक्सर अपने विक्टिम्स को पिक करने के लिए बार्स और क्लब्स जाता था। वहां वो उन्हें ड्रिंक्स ऑफर करता और अपने अपार्टमेंट ले आता। अपार्टमेंट में वो उन्हें ड्रग्स देकर बेहोश कर देता। उसके बाद वो उन्हें मारकर उनके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग कर देता। जेफरी के अपार्टमेंट में पुलिस को कई टूल्स और केमिकल्स भी मिले जो वो अपने कत्लों के लिए यूज करता था। उसके पास एक लार्ज ड्रम भी था जिसमें वो बॉडीज को डिसॉल्व करने की कोशिश करता था। जेफरी का ऑब्सेशन इतना बढ़ गया था कि उसने अपने अपार्टमेंट में एक श्राइन बनाने का प्लान भी बनाया था जिसमें वो अपने विक्टिम्स के स्कल्स और बोन को डिस्प्ले करता। 1991 में ट्रेसी एडवर्ग नामी एक शख्स की वजह से जेफरी का बुरा वक्त शुरू हुआ। ट्रेसी जेफरी के अपार्टमेंट से भाग निकला और पुलिस को सब कुछ बताया। जब पुलिस ने जेफरी के अपार्टमेंट की तलाशी ली तो उन्हें वहां ह्यूमन रिमेन्स मिले। जेफरी को फौरन अरेस्ट कर लिया गया। उसके अपार्टमेंट से 11 लोगों के रिमेन्स मिले। 1992 में जेफरी पर ट्रायल चला। कोर्ट में उसने सारे क्राइम्स को कन्फेस किया। उसने बताया कि उसकी ये हरकतें साइकोलॉजिकल और सेक्सुअल मोटिव्स की वजह से थी। कोर्ट ने उसे 15 लाइफ सेंटेंस दिए जो लगभग 957 इयर्स के बराबर थी। कोर्ट रूम में जेफरी अक्सर काम और कंपोज नजर आता था, लेकिन उसके कन्फेशन ने सबको शॉक कर दिया। जेफरी के ट्रायल्स के दौरान साइकोलॉजिस्ट्स और क्रिमिनोलॉजिस्ट ने उसके बिहेवियर को एनालाइज किया। कुछ लोगों का कहना था कि जेफरी को मेंटल इलनेस थी, जबकि कुछ ने कहा कि उसके एक्शंस प्योर इविल थे। ट्रायल के दौरान जेफरी के पेरेंट्स भी कोर्ट्स में मौजूद थे और उनका दुख और शर्म साफ साफ नजर आती थी। दोस्तों, जेल में भी जेफरी की लाइफ आसान नहीं थी। उस पर अटैक्स होने लगे। 1994 में जेल के अंदर एक और कैदी क्रिस्टोफर स्कैरवर ने जेफरी पर हमला किया और उसे मार दिया। जेफरी की मौत भी उसी ब्रूटल तरीके से हुई जैसे उसने अपने विक्टिम्स के साथ किया था।
जेफरी के डेथ के बाद उसके पेरेंट्स ने अपने बेटे की बॉडी को विस्कॉन्सिन में दफनाया। जेफरी के मौत के बाद भी उसकी कहानी लोगों के ज़हनों में जिंदा रही। उस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज और बुक्स लिखी गई जिन्होंने उसके क्राइम और उसके माइंड को समझने की कोशिश की। साइकोलॉजिस्ट और क्रिमिनोलॉजिस्ट के मुताबिक जेफरी का बिहेवियर एबनॉर्मल था। उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा, लोनलीनेस और सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन उसके कत्लों की वजह बना। लेकिन ये सब कुछ जानकर भी हम उसके कत्ल को जस्टिफाई नहीं कर सकते। जेफरी को बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर और साइकोटिक डिसऑर्डर डायग्नोज किया गया। उसकी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस, उसके आइसोलेशन, उसके इंटरनल स्ट्रगल्स ने मिलकर ऐसे मॉन्स्टर को जन्म दिया जो अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकता था। लेकिन इस सब के बावजूद जेफरी को इंसाफ के कटघरे में खड़ा किया गया और उसके एक्शंस की जवाब तलब की गई। ये सब देखकर एक सवाल अक्सर पैदा होता है, क्या जेफरी का ये बिहेवियर उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस का नतीजा था या फिर उसकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और मेंटल हेल्थ इश्यूज ने उसे ये सब करने पर मजबूर किया। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब ढूंढना मुश्किल है, लेकिन ये हमेशा डिस्कस किया जाता रहेगा। जेफरी डैमर के केस ने हमें बहुत सारे लेसन्स दिए। पहला लेसन ये कि मेंटल हेल्थ इश्यूज को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जेफरी के बचपन के ट्रॉमास और उसके अनरिजॉल्व्ड साइकोलॉजिकल इश्यूज ने उसे एक मॉन्स्टर बना दिया। अगर उसके पेरेंट्स और स्कूल अथॉरिटीज ने अर्ली स्टेजेस में ही उसके बिहेवियर पर ध्यान दिया होता तो शायद ये सब क्राइम्स ना होते। दूसरा लेसन ये कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अपनी इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स को इम्प्रूव करना चाहिए। जेफरी का केस एक एग्जाम्पल है कि किस तरह प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और टाइमली एक्शन से ऐसे क्रिमिनल्स को जल्दी पकड़ा जा सकता है। ये केसेस एक रिमाइंडर है कि हर इंसान के दुख और दर्द को समझना और उसकी मदद करना बहुत जरूरी है। जेफरी की फैमिली और फ्रेंड्स ने भी इस केस के बाद बहुत कुछ फेस किया। उसके फादर लोनियल डैमर ने बाद में एक बुक लिखी जिसमें उसने अपने बेटे के क्राइम्स और अपने असर का जिक्र किया। लोनियल ने कहा कि उसने कभी ये सोचा नहीं था कि उसका बेटा ऐसे क्राइम्स कर सकता है। ये बुक एक अटेम्प्ट थी अपने गिल्ट और शर्मिंदगी को एक्सप्रेस करने की। जेफरी की मदर जोइस भी बहुत डिप्रेशन और गिल्ट का शिकार रही। उसकी डेथ के बाद जोइस ने मीडिया से दूर रहना पसंद किया और अपने बेटे के एक्शंस को कभी जस्टिफाई नहीं किया। ये सब लोग अपने अपने तरीके से अपने दुख और गम को समझने और उसे छुपाने की कोशिश करते रहे। दोस्तों, ये थी कहानी जेफरी डैमर की। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिससे हमें सिर्फ एक मॉन्स्टर कहते हैं, लेकिन इसके पीछे भी काफी सारी कहानियां हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। जेफरी के क्राइम्स और उसकी जिंदगी हमेशा एक मिस्ट्री और हॉरर का टॉपिक बनी रहेगी, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर इंसान के एक्शंस का असर उसकी सराउंडिंग और अपब्रिंगिंग पर भी होता है। आपके क्या थॉट्स हैं इस कहानी पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। It is over now. This has never been a case of trying to get free. I didn't ever want freedom. Frankly, I wanted death for myself.